कमेंट थोड़े से जूम आउट कर दीजिएगा। हाँ, क्योंकि ऐसे फोर्सफुली देखना पड़ता है ना थोड़ा सा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो बेटा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब है दीक्षा, विशाल, सतीश, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अनिल कुमार, ओके, बनारस। हर हर महादेव। ओके, ऑल इज वेल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। हाँ, मैं भी ठीक हूँ बेटा। झारखंड, आजमगढ़, लास्ट स्टेशन। हाँ, क्या हुआ आपको? हरियाणा। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जैसे कि आज शायद धनतेरस है, तो सभी को हैप्पी धनतेरस, है ना। चलिए क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आपको थोड़ा सा कुछ बता दिया जाए। हमारे यहाँ क्या है बेटा, यूपीएसआई का जो कोर्स है, बैच है, वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, दिवाली पे इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 199 रखा गया है आप लोगों के लिए। और 25 अक्टूबर से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हों। आपने यूट्यूब पे भी एक इवेंट हुआ था जिसमें क्या हुआ था, ये इसकी डिटेल बताई गई थी। हमारे ऑनर्ड कुमार सर आए थे, उन्होंने इसके बारे में अनाउंस किया था। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर क्लास है बेटा वो कब से स्टार्ट होंगी, 10 नवंबर से। तो जो बच्चे एसआई के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, गुड मॉर्निंग बेटा चरणजीत सिंह। हाँ बेटा, आ रहा है ना, मैं थोड़ा अभी आपको बता रही हूँ तो मैं कमेंट पे। अच्छा, आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है और लगभग यहाँ पे 5,000 वैकेंसी होंगी अप्रोक्स। ठीक है, तो इसकी अनाउंसमेंट जो है वो यूट्यूब पे एक वीडियो के जरिए की गई थी, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। कोई कूपन कोड वगैरह भी आपके लिए है दिवाली ऑफर में, तो वो सब चीज़ें अप्लाई करके आप क्या है, इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फीस है ये, और इस फीस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को सुनिश्चित, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएसआई के लिए। आगे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे बेटा आपका एक बायोलॉजी स्पेशल बैच भी लॉन्च हुआ है। इसमें हम प्रॉपर आपको बायोलॉजी का एक एक टॉपिक कवर कराएंगे विद क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जैसे एक स्कोर बूस्टर टेस्ट टाइप का रखेंगे आपके लिए हर चैप्टर के बाद। नॉर्मली जो क्लासेस चल रही है ना, जैसे अभी हम आपको साइटोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनल चैप्टर है, जो ऑर्गेनल टॉपिक चल रहा है, उसको हम क्या कर लें, कवर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट जब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में, तो 30 से 35 क्वेश्चन का एक स्कोर बूस्टर टेस्ट यहाँ पे लेके आएंगे, जिसमें क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और आपको क्या होगा, रिप्लाई करना होगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। आई थिंक कि जो यूपीएसआई का है, दूसरे स्टेट वाले बच्चे डाल सकते हैं, लेकिन डोमिसाइल वगैरह का कोई इशू रहता होगा, है ना। बायो का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, आपके एग्जाम भी हमें देखने रहेंगे, है ना, कि आपके जो एग्जाम है उनकी डेट क्या है, एग्जाम कब तक हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें आपका सिलेबस भी करवाना होगा। जैसे ये नॉर्मल जो बैचेस चल रहे हैं, पता चले आपका एग्जाम 3 महीने या 4 महीने बाद है, तो उसके हिसाब से हमें आपको सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, प्लस एक बार रिवाइज भी करवाना है। सिर्फ कंप्लीट करवा के छोड़ देंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन हमारा जो बायोलॉजी स्पेशल होगा, इसमें इसको तो हम नॉर्मली लेके चलेंगे, है ना। तो इसमें हम आराम से अच्छे से आपको जो है 3 से 4 महीने में पूरा का पूरा बायोलॉजी कवर करवाएंगे विद क्वेश्चंस, पीवाईक्यू वगैरह भी होंगे आपकी सभी एग्जाम्स के कंबाइंडली। बता तो रही हूँ बेटा। अच्छा, यूपीएसआई का सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? सिलेबस बाकी टीचर्स का तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ अप्रोक्स 3 to 4 मंथ मान के चलिए। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, आज जो है क्लास में हम थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे, ड्यू टू माई बक्कल प्रॉब्लम है ना, वो
अकल आ गई है। चलिए, विजडम टीथ आ रहा है तो उसकी वजह से हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आते हैं बेटा अपनी क्लास पे, ठीक है। आप लोग आराम से दिवाली एंजॉय, फेब तक होगा। अच्छा, एनटीपीसी का एग्जाम फेब तक होगा, हाँ तब तक बेटा बहुत आराम से आपका सिलेबस भी हो जाएगा, प्लस रिवीजन भी हो जाएगा। कार्तिक, खुशी कुमारी, अच्छा आज अंकित सर का बर्थडे है, ठीक है। जय दीक्षित, आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आपको पता था पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, सेल ऑर्गेनेल पढ़ रहे थे। कुछ बच्चों का जब हम स्टार्टिंग में क्लास ले रहे थे तो कुछ आप ही में से बहुत सारे बच्चे थे जो कह रहे थे मैम पीपीटी के थ्रू माध्यम से पढ़ाइए। तो हमने उस टाइम क्या किया था, 2-3 क्लास की पीपीटी दे दी थी प्रिपेयर करने के लिए। तो आज आप लोगों को अपने नोट्स जो है वो पीपीटी के माध्यम से मैनेज करने पड़ेंगे। कल की क्लास से हम फिर से, बच्चों की डिमांड आ रही है कि मैम हैंड रिटन वाला रखिए, तो कल से हम क्या है फिर से 50-50 कर लेंगे। हैंड रिटन जो हेडिंग्स वगैरह हैं वो आपकी पीपीटी में प्रिपेयर्ड कराएंगे, प्लस डायग्राम, बाकी जो भी थ्योरी रहेगी वो हैंड रिटन रखेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सेल ऑर्गेनेल हम कहां पे देख रहे थे बेटा, कोशिका के अंदर जो फ्लूइड था, ठीक है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य था, जो तरल पदार्थ था जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, कोशिका द्रव्य बोल रहे थे, उसमें क्या थे, आपके सारे के सारे कोशिकांग उपस्थित थे। इन कोशिकांग की क्या जरूरत पड़ी, ये कोशिकांग क्या कर रहे थे, कोशिका के जो कार्य थे उनको नियंत्रित कर रहे थे। कैसे कर रहे थे बेटा, जैसे आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था, कोशिका को ऊर्जा प्रदान कर रहा था, ठीक है। सेकेंड ऑर्गेनेल हमने क्या पढ़ा था, प्लास्टिड पढ़ा था। प्लास्टिड क्या कर रहा था, प्लांट सेल में फूड की सिंथेसिस कर रहा था। नेक्स्ट हमने लास्ट थर्ड वाला क्या पढ़ा था, लाइसोसोम पढ़ा था, जिसमें हमने देखा है कि वो क्या कर रहा था, कोशिका के अंदर पाचक एंजाइम बना रहा था। आज आपको तीनों डीपीपी मिल जाएंगे बेटा, कल हमने तीनों डीपीपी प्रिपेयर किए हैं। हाँ दुष्यंत बेटा बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। देखिए, पेरेंट्स और जो प्रोजेनी होते हैं उनके डीएनए मैच होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, ठीक है। उनके डीएनए क्या है, मैच होते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, पेरेंट्स एंड जो उनकी प्रोजेनी होती है, लेकिन सिबलिंग्स के नहीं मैच करते हैं बेटा। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन वाला। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है क्या, नाम सुना सुना सा लग रहा है काफी। चलिए आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो कोशिका के अंदर ये कोशिकांग क्या कर रहे थे, कोशिका के जो कार्य थे उनको नियंत्रित कर रहे थे, ठीक है। मान लीजिए कोई एक कोशिका है, वो कैसे सरवाइव कर रही थी, उसके सर्वाइवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था बेटा, कोशिका तो थी ही, लेकिन कोशिका केवल अगर साइटोप्लाज्म होता, केवल न्यूक्लियस होता, केवल मेम्ब्रेन्स होते, तो क्या वो कोशिका सरवाइव कर पाती, नहीं कर पाती, क्योंकि उसे ऊर्जा कहां से मिलती। ओ सेल वॉल जो थी, सेल वॉल जो थी, सेल मेम्ब्रेन जो थी, न्यूक्लियस था, ये साइटोप्लाज्म था, ये उसको क्या है एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, वो पाचक एंजाइम नहीं बना रहे थे, ठीक है, वो फूड की सिंथेसिस नहीं कर रहे थे। तो वो कोशिका कैसे सरवाइव करती, उसकी सर्वाइवल के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, उसके जीवित रहने के लिए क्या जरूरी थे बेटा, आपके सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जो कि उसके सारे कार्य कर रहे थे, जैसे कि खाने को पचा रहे थे, उसको ऊर्जा प्रदान कर रहे थे, जिससे कि वो क्या कर सके, लोकोमोशन कर सके, ठीक है, आवागमन। हाँ यूपीएसआई के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है। डीपीपी बेटा अखिल, डीपीपी आपके तीनों प्रिपेयर हैं, ठीक है। आज आपको 3 डीपीपी एक साथ मिल जाएंगे, डोंट वरी। मुझे लगा कल वो डाल दिए गए हैं, आज तीनों डीपीपी हैं आपके, आज आपको मिल जाएंगे बिल्कुल। अखिल पाठक, अब आप ये कमेंट मत करिएगा, ठीक है, मैंने तीनों डीपीपी कल ही प्रिपेयर्ड करा दिए थे, बस सेंड नहीं हो पाए थे वो, तो इस वजह से नहीं पहुंचे हैं आप तक। डीपीपी में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं हमने, आप लोग सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद फिर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और लास्ट में, हाँ, और लास्ट में क्या है, हमारा एक स्कोर बूस्टर टेस्ट होगा जो कि हम क्लास में करेंगे। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, वहां पे आप लोगों को क्या करना होगा, रिप्लाई करना होगा। 30 से 35 क्वेश्चन का होगा, ऑलमोस्ट हम चैप्टर कवर करेंगे। आज हम ऑर्गेनेल कंप्लीट करेंगे। तो हमने 3 ऑर्गेनेल पढ़ा है, अगला हमारा क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो बच्चे नोट्स बनाना चाह रहे हैं बना सकते हैं, आज उनको एडजस्ट करना पड़ेगा नोट्स लिखने के लिए।
अच्छा, डायग्राम में सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश बोलते हैं। डायग्राम में एक्चुअली जो इंग्लिश लिखी रहती है ना, वो ऑलरेडी हिंदी उसके पीछे मेंशन होती है ना, तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, वैसे मैं डायग्राम में भी हिंदी लिख दूंगी, ठीक है बेटा। अभी आपका कमेंट्स दिखा है मुझे, वैसे मतलब मैं ये सोचती थी ना कि डायग्राम की जो इंग्लिश रहती है वो ऑलरेडी थ्योरी में कहीं ना कहीं उसकी हिंदी मेंशन रहती है, बट अभी मैं इंडिविजुअली डायग्राम पे भी लिख दूंगी। आइए वापस आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतः प्रद्रव्य झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, अंतः प्रद्रव्य झिल्ली बोलते हैं। ये कोशिका के अंदर क्या काम कर रही थी, ये जो ऑर्गेनेल्स था वो कोशिका के अंदर क्या काम कर रहा था, जैसे लाइसोसोम क्या कर रहा था, कोशिका जो भक्षण कर रही थी किसी चीज को, तो उसका विखंडन करने के लिए जो एंजाइम जरूरी थे, वो एंजाइम कौन सा कोशिकांग बना रहा था, लाइसोसोम बना रहा था। इसी तरह से जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है या अंतः प्रद्रव्य झिल्ली है, इसका काम क्या है, आपकी बॉडी में हड्डियों का जो काम है, ठीक है, आपकी स्केलेटल सिस्टम का जो काम है। स्केलेटल सिस्टम बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये साइटोलॉजी कंप्लीट करने के बाद हम ह्यूमन बॉडी पे ही प्रोसीड करेंगे। चलिए वापस आ जाते हैं। तो जैसे कि मानव शरीर के अंदर हड्डियों का जो काम है, स्केलेटल सिस्टम का अच्छा ओके बेटा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो पीडीएफ आपको मिलता है इस पे अच्छे से लिख दिया करें। ठीक है वापस आते हैं। मानव शरीर में हड्डियों का जो काम है, स्केलेटल सिस्टम का जो काम है, ठीक है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, सहारा देना, वही काम क्या है, एक कोशिका के अंदर अंतः प्रद्रव्य झिल्ली का होता है। सपोज करिए ऐसे ही कोशिका है, उसके अंदर फ्लूइड है, तो उसका शेप तो चेंज होता रहेगा ना, लेकिन उसके शेप को मेंटेन रखने के लिए, उसको सहारा देने के लिए, उसके लिए स्केलेटल सिस्टम का काम कौन करेगा, ये ऑर्गेनेल्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अंतः प्रद्रव्य झिल्ली बोल रहे हैं। यही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। ये क्या करता है, कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, जिस तरह आपके शरीर को, ठीक है, सपोर्टिव सिस्टम कौन देता है, सहारा प्रदान कौन करता है, आपका स्केलेटल सिस्टम। सपोज करिए अगर आपकी बॉडी के अंदर हड्डियां नहीं है, तो क्या आप ऐसे खड़े हो पा रहे होते हैं, क्या आप प्रॉपर्ली बैठ पा रहे होते हैं, क्या आप प्रॉपर्ली चल पा रहे होते हैं, कुछ पॉसिबल नहीं था, ठीक है बेटा। इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल की क्लास ली है ना, अभी पिछला जो पेपर हुआ है आपका एसएससी सीजीएल का, मैंने उसका सिलेबस कंप्लीट करवाया और वहां से क्वेश्चन भी अच्छे खासे मिले हैं। चलिए वापस आ जाइए, कंटेंट पे आपको कोई डाउट नहीं करना, ये मेरी हेडेक है कि मैं आपको प्रॉपर कंटेंट दूं। आप एक बार पीवाईक्यू तो सॉल्व करिए, एक चैप्टर तो कंप्लीट होने दीजिए एटलीस्ट, फिर यहाँ से आप पीवाईक्यू तो सॉल्व करिए। अगर आपको ना सॉल्व हो तो फिर वापस आके बात करेंगे, ठीक है। अगर बेटा हम देखेंगे तो जो अंतः प्रद्रव्य झिल्ली है, ये जो कोशिकांग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब हम इसकी संरचना देखेंगे तो ये हमें दो तरह का दिखेगा। पहला क्या दिखेगा, चिकना दिखेगा, चिकनी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली। दूसरी हमें क्या दिखेगी, खुरदरी दिखेगी, ठीक है। अब चिकने का मतलब कि उसकी सरफेस पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। खुरदरे का मतलब क्या है कि उसके सरफेस पे कोई ना कोई पार्टिकल होंगे या उभार होंगे, जिसकी वजह से उसका जो अपीयरेंस है, ठीक है, वो कैसा होगा, खुरदरा होगा। आगे अगर देखेंगे तो इसकी जो संरचना है बेटा, हाँ यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, जो खुरदरी सरफेस होती है, पहले डायग्राम देख लेते हैं उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये अंतः प्रद्रव्य झिल्ली का डायग्राम है। आप इसमें देख पा रहे होंगे, पहली चीज तो ये है, ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ना, इस तरह से गोल गोल जो दिख रहा है, ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। पहली चीज तो ये है कि जो अंतः प्रद्रव्य झिल्ली है, प्लस आपकी एक और ऑर्गेनेल होता है जिसको हम गोल्जी काय बोलते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, न्यूक्लियस के आसपास ही होते हैं। ये आपकी क्या है, कोशिका है, कोशिका के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म पड़ा है। अब बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं बेटा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ठीक है। तो वो सारे ऑर्गेन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे पड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम अंतः प्रद्रव्य झिल्ली और गोल्जी काय की बात करें तो ये न्यूक्लियस के अगल बगल ही रहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जस्ट पास में ये क्या है आपका अंतः प्रद्रव्य झिल्ली है ना। कुछ इस तरह से इन्होंने क्या है, इस तरह से आपके ये इसके पास में ही है, ठीक है। ये क्या है, अंतः प्रद्रव्य झिल्ली। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, बहुत ही क्लियर यहाँ पे दिखाया गया है। अंतः प्रद्रव्य झिल्ली यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसकी सतह हमको कैसी दिख रही है, बहुत ही स्मूथ दिख रही है, चिकनी दिख रही है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह के क्या है, इसकी सरफेस पे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। इन पार्टिकल की वजह से क्या है, इसकी जो सतह है वो खुरदरी हो जाएगी।
हाँ, न्यूक्लियस के पास सटा हुआ रहता है, ठीक है। दो ऑर्गेनेल हैं आपके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी का, जो कि न्यूक्लियस के अगल बगल रहते हैं। चलिए आ जाते हैं, ठीक है। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे बेटा, ये आपको क्या है, बहुत ही स्मूथ दिख रहा है। और ये कैसा दिख रहा है, खुरदरा। खुरदरा क्यों दिख रहा है, आप अपनी स्किन से रिलेट कर लीजिए। आपकी स्किन पे अगर कुछ नहीं है तो स्किन क्या है, एकदम स्मूथ। अब इसी स्किन पे अगर दाने आ जाए तो आप इसको टच करेंगे तो कैसा लगेगा, खुरदरा लगेगा, है ना। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं, इस सरफेस पे अगर कुछ नहीं है तो ये स्मूथ है। यहाँ पे हमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, है ना, विजिबल है ना, ये बहुत क्लियर विजिबल है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इसकी वजह से हमने क्या किया है, हमने देखा है पूरी की पूरी रेटिकुलम है, ये हमें दो तरह से दिख रही है। आधी सरफेस चिकनी दिख रही है, आधी कैसी दिख रही है, खुरदरी दिख रही है। हमने खुरदरी वाली पे एनालिसिस किया तो हमको पता चला विश्लेषण के बाद कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ये जो सरफेस है वो खुरदरी दिखती है। ये पार्टिकल्स बेटा कौन होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे जो इस तरह से आपको दिख रहे हैं, ये पार्टिकल क्या है, आपके राइबोसोम हैं। क्या है बेटा, राइबोसोम। अब जब आप राइबोसोम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि राइबोसोम जो है वो कोशिका के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम जो है वो कोशिका के अंदर क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो आप देखेंगे कि अंतः प्रद्रव्य झिल्ली की वह सतह, अंतः प्रद्रव्य झिल्ली की वह सतह जिसपे राइबोसोम उपस्थित है, वो क्या करेगी बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी, ठीक है। ऐसी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली जिसपे राइबोसोम पार्टिकल उपस्थित है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, रफ या खुरदरा बोल रहे हैं। तो खुरदरी वाली जो अंतः प्रद्रव्य झिल्ली है वो क्या करेगी, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी। आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन सी जो अंतः प्रद्रव्य झिल्ली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। तो आप क्या बताएंगे, रफ। रफ वाली ही क्यों है, क्योंकि इस पे क्या है बेटा, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और आगे आप पढ़ेंगे राइबोसोम से बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो राइबोसोम है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। स्मूथ वाला जो है ये क्या करता है बेटा, लिपिड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। पीछे अच्छा, हाँ, इनका वो भी लिख लीजिए, वरना आप लोग क्या है बाद में कमेंट करेंगे। इन्होंने इसकी डिस्कवरी कब की थी बेटा, 1945 में की थी। वैसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर देती हूँ। रफ, ज्योति कुमारी आप क्या कह रहे हैं बेटा, ज्योति कुमारी बेटा आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, डायग्राम में इंग्लिश ही इंग्लिश है, चलिए मैं हिंदी लिखती हूँ। न्यूक्लियस, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा, केंद्रक बोलते हैं। लिख रहे हैं बेटा, हिंदी लिख रहे हैं, ठीक है, केंद्रक। केंद्रक में अगर आप देखेंगे, अभी जब आपको न्यूक्लियस पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी जो बाहरी लेयर होती है ना वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, उसमें छेद होते हैं, जैसे सेल वॉल में आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो छेद है इनको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं, यानी कि केंद्रक छिद्र। इसको यहाँ पे लिखते हैं केंद्रक छिद्र, ठीक है। अगला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, ये वाली जो सरफेस है इसको हमने क्या बोला है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है। किस वजह से बोला है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित है। इसकी हिंदी क्या होगी बेटा, खुरदरी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली। खुरदरी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली। आप, मेरा मोटिव आपको समझाना है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना, चाहे हिंदी या फिर इंग्लिश। और आप लोग स्कोर बूस्टर टेस्ट के लिए तैयारी करते रहिए, साथ ही साथ उसमें आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, है ना, मेरी साइड से। चलिए आगे आ जाते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है बेटा, चिकनी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली। चिकनी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली। दिवाली के बाद वापस आने के बाद आपका स्कोर बूस्टर टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर का। एंड राइबोसोम में अभी ठीक है ना, इट्स ओके।
हाँ विशाल बाबू, ये भी बात सही है। बायोलॉजी में पता है ऐसा होता है ना कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है जो हिंदी और इंग्लिश में सेम होती हैं, तो खैर बच्चों को जैसे समझ में आया हमें तो वैसे पढ़ाना है, ठीक है। वापस चलते हैं एक बार पीछे, हम जो आपको समझा चुके हैं वही सेंटेंस हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जिससे कि बाद में अगर आप अपने नोट्स रिवाइज करें तो आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा है बेटा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि जो खुरदरी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली होता है, उसके ऊपर हमने क्या देखा था, राइबोसोम के कण उपस्थित थे, जिसकी वजह से खुरदरी लग रही थी उसकी सतह, ठीक है। तो वो क्या करता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, तो ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे आप देखेंगे जो राइबोसोम है वो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करते हैं। कोशिका के अंदर सारे काम हो रहे होते हैं, प्रोटीन का निर्माण हो रहा होता है, पाचक एंजाइम बन रहे होते हैं, तो वही आपको बताया जा रहा है कि कोशिका के अंदर ये सारे काम कौन कर रहा होता है। हमारा तो ये है कि हम मल्टी सेलर हैं, जो सिंगल सेल है वो एक सिंगल सेल कैसे सर्वाइव किए जा रही है ना। बैक्टीरिया है और बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं, प्रोटिस्ट हैं, सिंगल सेल है, वो कैसे सरवाइव कर रही है, तो उसके अंदर सारी चीजें बन रही है ना प्रॉपर्ली, उसको एनर्जी मिल रही है, वो जो खा रही है उसको पचाने वाले एंजाइम भी बन रहे हैं, प्रोटीन का संश्लेषण भी हो रहा है ना, सारी चीज उपस्थित है, तो वो क्या है, इजिली सर्वाइव कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। चलिए, कभी कभार अगर मिस प्रिंट हो ना स्पेलिंग और मैं उसको करेक्ट करना भूल जाऊं तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ। चलिए, अभी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का समझ में आया है कि वो क्या करता है, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। जब हमने डायग्राम की एनालिसिस की है, जब हमने उसका चित्र देखा है, उसका विश्लेषण किया, तो हमने देखा है कि वो दो तरह की दिख रही थी, एक सतह उसकी चिकनी थी और दूसरी सतह खुरदरी थी। खुरदरी किस वजह से थी बेटा, क्योंकि उस पर राइबोसोम के जो पार्टिकल हैं वो उपस्थित थे, ठीक है। सिंगल सेल, मल्टीपल सेल, अभी इसके बाद आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको सिंगल मल्टीपल सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य, डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। देखिए डायग्राम एक्चुअली अगर आप सारे डायग्राम आपको बनाने जरूरी नहीं है ना। स्पेशली अगर मैं बात करूं ऑर्गेनेल के डायग्राम, तो ये मैं आपको समझाने के लिए ला रही हूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। डायग्राम आपको ह्यूमन बॉडी का जो रहेगा ना, वहां पे बहुत मैंडेटरी हो जाएगा बनाना, क्योंकि वहां पे आपको, आप अगर खुद से बनाएंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऑर्गेनेल के डायग्राम जो आपके लिए जरूरी होगा वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपका समय खराब नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेटा, मुझे लगता है मैथ तो मेजर सब्जेक्ट रहता है ना आप लोगों का, जो वनडे एग्जाम रहते हैं कोई भी। किस टॉपिक का बूस्टर टेस्ट होगा, जो टॉपिक चल रहा है साइटोलॉजी, कंप्लीट सेल, है ना। ऑर्गेनेल आज कंप्लीट करेंगे, कल न्यूक्लियस खत्म करेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक खत्म करेंगे। दिवाली के बाद एक लेक्चर और रिमेनिंग रहेगा, उसके बाद आपका स्कोर बूस्टर होगा सेम टेस्ट का, सेम टॉपिक का। अगला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनेल क्या है आपका, तारक काय। तारक काय की अगर हम पहले आपको बात बता दें तो ये इसकी फंक्शनिंग क्या है, हमें सबकी फंक्शनिंग जाननी है। इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये कोशिका के अंदर क्या काम करता है, कोई एक सिंगल सेल है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक कोशिका बनी थी, इस एक कोशिका से कैसे कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स बने, कैसे प्लांट बने, कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है। एक कोशिकीय जीव से कैसे बहुकोशिकीय जीव बने, तो आप सेल डिवीजन में पढ़ेंगे बेटा कैसे बने। इस एक कोशिका ने विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाई, फिर इन दोनों कोशिकाओं ने विभाजन करके चार कोशिकाएं बनाई, ठीक है। फिर इन चार कोशिकाओं ने विभाजन करके 8 कोशिकाएं बनाई। इस तरह से विभाजन हुआ, बहुत सारी कोशिकाएं बनी। पहले ये कोशिकाएं अलग अलग इंडिविजुअली काम कर रही थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ये एक ग्रुप बना के काम करने लगे। जब ये कोशिकाएं ग्रुप बना के काम करने लगी तो उसको हमने क्या बोल दिया, ऊतक बोल दिया, टिश्यू बोल दिया। फिर बहुत सारे ऊतक बने, धीरे धीरे क्या हुआ, वो ऊतक एक साथ मिलके काम कर रहे थे, तो उसको हमने क्या बोल दिया, पर्टिकुलर एक ऑर्गन बोल दिया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम बने। अब अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे, लाइक ह्यूमन बीइंग देखेंगे, तो वो क्या है, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। जैसे आप देखेंगे, आप जो सांस लेते हैं, ठीक है, वो क्या है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। चलिए वापस आ जाते हैं, तो आप देखेंगे
कि एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनने के लिए कौन सा कोशिकांग है जो रिस्पॉन्सिबल है, उस कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जो उस कोशिका का विभाजन कर रहा है, दैट इज सेंट्रोजोम। और आपको एक चीज और बता दें बेटा, ये जो सेंट्रोजोम होता है तारककाय, ये प्लांट में नहीं होता है, ठीक है। प्लांट में ऐसा नहीं है कि विभाजन नहीं होता है, लेकिन वहां पे सेंट्रोजोम नहीं होता है। क्या होता है इसकी पहली बात तो इसकी जो डिस्कवरी है सेंट्रोजोम की, टी वोवेरी ने की थी। कब की थी? 1888 में की थी, ठीक है। टी वोवेरी ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये केवल जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। एक कोशिकांग आपको बताया गया था, बेटा ये नोट्स मैं आपको दे रही हूँ ना पीपीटी, इससे पहले मैं क्लास करती थी, मतलब आपके बंडी एग्जाम के लिए ही कराती थी। तो ये मेरे खुद के प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, इनमें एनसीईआरटी है प्लस मेरे नोट्स हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन नीट की प्रिपरेशन के दौरान प्रिपेयर किए थे, ठीक है। प्लस रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक, तो हमारे यहाँ तो मेजर पोर्शन रहता है ना बायोलॉजी का तो वहाँ से जब मैं पहली बार आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए टीच करने गई थी, हाँ लगभग ऑनलाइन की बात कर रही हूँ, 1 साल पहले, तो वहाँ उससे पहले ऑफलाइन था। ऑफलाइन का थोड़ा अलग सीन रहता है ना। तो मैंने खुद से पूरा एनालिसिस करके आपके जो PYQ हैं उनकी एनालिसिस करके, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। इनमें एनसीआर, हाँ लाइसोसोम को आत्म हत्या खत्म नहीं होते क्या? लाइसोसोम क्यों खत्म होंगे बेटा? लाइसोसोम तो सेल के अंदर वो कोशिकांग होता है जो पाचक एंजाइम बना रहा होता है, वो खुद ही पाचक एंजाइम बना रहा होता है। तो वो जो कोशिकांग है वो खत्म नहीं होता है, वो क्या करता है? पाचक एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक है। वो जो पाचक एंजाइम है वो क्या करते हैं? कोशिका का विखंडन करते हैं, उस कोशिकांग का विखंडन नहीं करते हैं। उस कोशिकांग के अंदर तो फेवरेबल कंडीशन में बनते होंगे ना पाचक एंजाइम। वैक्यूल क्या होता है? 2 मिनट रुकिए, चलिए वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेंट्रोजोम समझ में आया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? तारककाय बोल रहे हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है जिसको हम क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी बोलेंगे, यानी कि गोल्जी काय बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली चलिए अभी आप लोग क्या कमेंट्स लिखते रहते हैं? आपको स्कोर बूस्टर टेस्ट में मिलती हूं मैं, है ना, फिर मैं आपके कमेंट अच्छे से पढ़ूंगी स्कोर बूस्टर टेस्ट में। चलिए गोल्जी बॉडी पे आ जाते हैं। गोल्जी काय, गोल्जी काय की अगर हम देखेंगे तो कोशिका के अंदर, अब आप बताइए कोशिका के अंदर क्या हो रहा है बेटा? जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो देखा था ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है, प्लस CO2 बाहर निकलेगी। अब क्या होगा? पहले तो O2 कोशिका में जाएगी, फिर कोशिका से देन कोशिकांग में जाएगी, वहां से CO2 निकल के कोशिका में आएगी, देन बाहर आएगी। अब कोशिका के अंदर आवश्यक पदार्थों को ले जाना, अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना, ये सारे काम कौन कर रहा होगा? हमारा गोल्जी काय कर रहा होगा। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है? लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है। लगातार जय दीक्षित एक ही कमेंट लिखते जा रहे हैं, एक ही कमेंट लिखते जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा, काम की चीजें वही आप लोग नहीं पूछते हैं। चलिए वापस आ जाइएगा, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने क्या है? 1998 में डिस्कवरी की थी बेटा गोल्जी काय की। इन्होंने क्या बताया? कोशिका के अंदर एक ऐसा कोशिकांग है जो पदार्थों का संग्रह करता है, मतलब जो आवश्यक चीजें हैं कोशिका के अंदर उनका संग्रह करना, और जो अनावश्यक चीजें हैं जैसे CO2 है या एक्सक्रीटरी वेस्ट है, उसको कोशिका से बाहर निकालने का काम कौन करता है बेटा? गोल्जी काय करता है। अब चीजों को बाहर निकालना, वेस्ट चीजों को बाहर निकालना, ठीक है, और जो यूजफुल चीजें हैं उनको अंदर ले जाना, ये सब काम कर रहा है, आवागमन का काम कर रहा है। तो गोल्जी काय को हम क्या बोल देते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये जो वन वर्ल्ड वाली टर्मिनोलॉजी है ना किसी भी ऑर्गेनल के लिए, ये आपको याद रखनी है। जैसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल हुआ, पावर हाउस ऑफ द सेल हुआ, एनर्जी करेंसी हुआ, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, स्केलेटल ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, ये सारे वन
वर्ड वाली टर्मिनोलॉजी क्या है आपको याद रखनी है, ठीक है। तो गोल्जी काय को हम क्या बोलते हैं, यातायात पुलिस। किसका यातायात पुलिस, कोशिका का यातायात पुलिस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आवश्यक चीजों को कोशिका के अंदर संग्रह कर रहा है और अनावश्यक चीजों का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। आज की डीपीपी में आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेगा यहां से गोल्जी काय से। अगला अगर आप देखेंगे, देखिए फिर से ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि बेटा आपका जो गोल्जी काय है वो एक थैलीनुमा संरचना होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देखेंगे ये भी क्या होता है, केंद्रक के समीप पाई जाती है। अभी पीछे हमने आपको एक्सप्लेन किया है ना, जो अंतः प्रद्रव्य झिल्ली थी उसको हम क्या देख रहे थे, न्यूक्लियस के जस्ट पास थी। साइटोप्लाज्म है कोशिका के अंदर, ठीक है, बीच में कहीं न्यूक्लियस पड़ा है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल हैं वो क्या रहते हैं, साइटोप्लाज्म में कहीं भी पड़े रहते हैं। लेकिन आपका जो गोल्जी काय है और अंतः प्रद्रव्य झिल्ली वो क्या होते हैं, केंद्रक के समीप होते हैं, क्योंकि इनकी फंक्शनिंग जो है वो कोऑर्डिनेटेड होती है केंद्रक के साथ। लक्ष्मण दास, मेरा नाम बेटा काजल यादव है। चलिए धीरे धीरे आप सारी चीजें जान जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से गोल्जी काय दिखता है कोशिका के अंदर। ये हमारी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, बहुत ही शानदार दिख रहा है। बेटा ये जो आप पूछ रहे हैं माँ का लाडला, यूपीएसआई में 0 लेवल कंपलसरी नहीं है ना, ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी एक्चुअली। एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी गुड, हाँ ये नहीं बेटा ये 11th की एनसीईआरटी का डायग्राम है। मुझे तो मेरी एनसीईआरटी से मतलब आज भी वो मैंने ऐसे सजा के रखी हुई है, पूरा उसका एक एक पेज अलग हो गया, लेकिन वो होता है ना एक फॉल इन लव वाला वो एनसीईआरटी के साथ। चलिए आप देखेंगे तो गोल्जी काय कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। गोल्जी एपरेटस मतलब गोल्जी काय बोला गया है। इसमें भी इस तरह से संरचनाएं होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। सिस्टर्नी एंड क्रिस्टी, कंफ्यूज नहीं होता। क्रिस्टी हमने कहाँ पे देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, प्लस सिस्टर्नी हम कहाँ पे देख रहे हैं, गोल्जी काय में देख रहे हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो गोल्जी काय, हाँ गोल्जी काय का मुख्य जो काम है वो क्या है, वही है कि अंतः कोशिकीय लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता है। पैकेजिंग मतलब ये क्या है, जो इंपॉर्टेंट जो आवश्यक सामग्री है, जो आवश्यक चीजें हैं कोशिकाओं की, उनको कहाँ तक पहुंचाता है, ऑर्गेनेल तक पहुंचाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर स्रावित करता है, यानी कि इंट्रासेलर और एक्स्ट्रा सेलर वर्ड यूज किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनेल आ गया है, दैट इज राइबोसोम। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत ही क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं, बहुत सीरियसली पढ़ लीजिए, है ना। गोल्जी एपरेटस लिखना है बेटा और सिस्टर्नी लिखनी है, ठीक है। इंस्टा आईडी, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, कोई सोशल मीडिया यूज नहीं कर रही हूँ मैं यादवों का दबदबा। चलो वापस आ जाते हैं। राइबोसोम को आप क्या है बेटा, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, 3 स्टार है ना, इसको हम क्या दे रहे हैं, 3 स्टार दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैम लिखने, अच्छा आपको लिखना है क्या, चलिए आ जाते हैं। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कोशिका के अंदर ये जो कोशिकांग है जिसको हम राइबोसोम बोल रहे हैं, इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये क्या करता है। हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विशाल बाबू। वापस आ जाते हैं। राइबोसोम अगर आप देखेंगे तो कोशिका के अंदर ये क्या काम करता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। कोशिका को क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग कर रहा है, राइबोसोम। जहां जहां राइबोसोम उपस्थित होंगे वहां क्या हो रहा होगा, प्रोटीन का संश्लेषण। अभी अभी हमने अंतः प्रद्रव्य झिल्ली में देखा था ना कि उसकी सतह पे भी क्या है, राइबोसोम आ जाते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जो रफ वाली सतह थी, ठीक है, जो खुरदरी सतह थी, वो क्या कर रही थी, प्रोटीन का संश्लेषण कर रही थी इंडिविजुअली, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट,
ठीक है। इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। आ जाते हैं सबसे पहले, ये जो राइबोसोम होता है ये किससे मिलके बना होता है, आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप जब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आरएनए के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप राइबोसोम देखेंगे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि आरएनए जो है उसके घटक क्या हैं, तो क्या है बेटा, आरएनए के घटक, सॉरी राइबोसोम के घटक क्या है, आरएनए है प्लस प्रोटीन है, ठीक है। राइबोसोम किससे मिलके बना है, आरएनए और प्रोटीन कंबाइंडली, हम इसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना है, हम इसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि आरएनए और डीएनए कहाँ उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। आरएनए और डीएनए कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, इसीलिए आरएनए और प्रोटीन को कंबाइंडली हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से भी अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आरएनए एंड प्रोटीन यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं हमारे राइबोसोम। दूसरा अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जॉर्ज पैलेड ने देखा था, ये उल्टा हो गया है यहाँ पे, ठीक है। देखा सबसे पहले रॉबिन्सन ने था और डिस्कवरी किसने की थी, जॉर्ज पैलेड ने की थी। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी, राइबोसोम को सबसे पहले जॉर्ज पैलेड ने नहीं, रॉबिन्सन ने देखा था, ठीक है। किसने देखा था बेटा, रॉबिन्सन ने देखा था। रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर इस कोशिकांग को सबसे पहले देखा। उन्होंने देखा कि कोई कोशिकांग है जो क्या कर रहा है, कोशिका को प्रोटीन, हाँ न्यूक्लियो प्रोटीन, गुड। आरएनए जो है बेटा वो सभी में पाया जाता है, ठीक है, जो भी हमारे लिविंग बींग्स हैं, लेकिन हम लोगों में क्या है, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करता है, वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करता है। जब आप देखेंगे वहां पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप वहां पे क्या देखेंगे कि डीएनए क्या है, एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, लेकिन आरएनए क्या है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, जो जीन की इंफॉर्मेशन रहती है। आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है वायरस में, ठीक है। बहुत सारे वायरस आपको देखने को मिलेंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा। इसीलिए वायरल डिजीज क्या है, बहुत जल्दी से स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, क्योंकि आरएनए जो होता है ये केमिकली अनस्टेबल होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। बेसिक से लेके एडवांस तक की है। चलिए आ जाते हैं वापस, ठीक है। इन्होंने, रॉबिन्सन ने बेटा 1853 में सबसे पहले क्या है, राइबोसोम को देखा है, मतलब इस कोशिकांग को देखा है, कोशिका के अंदर जो क्या कर रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है। देन हमारे वैज्ञानिक आए थे जॉर्ज पैलेड, रॉबिन्सन ब्राउन ने तो इसको देखा था। देन हमारे वैज्ञानिक आए थे जॉर्ज पैलेड, ये उल्टा हो गया है यहाँ पे, करेक्ट कर लीजिएगा आप सभी लोग, जॉर्ज पैलेट, ठीक है। इन्होंने 1855 में क्या है, राइबोसोम की डिस्कवरी की। प्रॉपरली इन्होंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि राइबोसोम जो है वो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। दोनों यूनिट की जो उप इकाई होती हैं, जो सब यूनिट होती हैं, वो अलग अलग होती हैं और ये आपस में चिपकी होती हैं थ्रू द मैग्नीशियम आयन। और ये पूरी की पूरी जो दोनों यूनिट है ये क्या करती हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम आप इंग्लिश में भी करेक्ट करिए। जॉर्ज पैलेट को यहाँ पे ले आइए और रॉबिन्सन ब्राउन को ऊपर पहुंचा दीजिए। जॉर्ज पैलेट, और यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, रॉबिन्सन ब्राउन। रॉबिन्सन ब्राउन, ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा उसको। चलिए आगे चलें बेटा, इस स्लाइड से आगे पहुंचे क्या हम, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, ऊपर नीचे हो गया था लिखने में। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो जैसा कि आपको बताया गया है अभी कि राइबोसोम कोशिकांग जो है वो कोशिका के अंदर क्या करता है, हाँ अब है बेटा, क्या समझाना है बताइए आप।
हाँ डायग्राम अभी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, थोड़ी देर रुकिए, अभी डायग्राम दिखा रहे हैं। पीछे आपको बताया गया है ये राइबोसोम जो कोशिकांग है वो क्या काम करता है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन का कारखाना बोलते हैं, यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री। पीछे अभी आपको बताया था ना, इस तरह के जो बनवर्ड टर्मिनोलॉजी है वो आपको याद रखनी है। और ये PYQ भी है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, कौन सा कोशिकांग है जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या है याद रखना है। आगे अगर आप देखेंगे तो जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपका 70S होता है, ये 5 नहीं लिखा है यहाँ पे, S बनाइए, ठीक है। S क्या है, एक यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट है। अभी बताएंगे कि ये S जो है वो राइबोसोम में क्या मेजर करता है, किस चीज का। बेसिकली ये क्या है, घनत्व यानी कि डेंसिटी एंड साइज को मेजर करता है। चलिए कहीं लिखा होगा, हाँ डेंसिटी एंड साइज, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने 5 लिखा हुआ है, एस लिखिएगा, ये मिस प्रिंट हुआ है। एस मतलब क्या है, ये यूनिट है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट है बताइएगा जल्दी से, न्यूटन किसकी यूनिट है, जूल किसकी यूनिट है, विश्वजीत। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, वेट की यूनिट है, फोर्स। गुड, फोर्स वाले बच्चे बहुत सही हैं। वर्क की जूल होती है। जैसे उस तरह से आप फिजिक्स में देखते हैं बेटा यूनिट्स होती हैं, वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 70S लिखा है ना पीछे, S क्या है, एक यूनिट है। मतलब ये बता रही है कि जो 70 प्रकार का राइबोसोम है उसका घनत्व और उसका साइज क्या है, उसका आकार क्या है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, 80S। अगर इन दोनों में आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, 70S जो है उसकी उप इकाई क्या है बेटा, 50S है प्लस 30S। यहां से भी हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा आपका क्या है बेटा, 80S प्रकार का है। ये दो तरह के जो राइबोसोम हैं, जब आप देखेंगे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे तो आप वहां पे देखेंगे, ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स में क्या है 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है, यूकैरियोट्स में थोड़ा एडवांस लेवल यानी कि 80S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। इनकी जो उप इकाइयां हैं, उप इकाइयों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनकी उप इकाइयां क्या है, 70S की देखेंगे तो 50S प्लस 30S है ना। यहाँ पे आपकी वाली मैथमेटिक्स नहीं चलेगी। तो 70S में क्या है, 50S प्लस 30S, और 80S में क्या है बेटा, 60S प्लस 40S। S यहाँ पे क्या है, स्वीडबर्ग यूनिट है। S को हम क्या बोल रहे हैं, स्वीडबर्ग इकाई बोल रहे हैं, या फिर अवसादन गुणांक बोल रहे हैं, जो कि कोशिका में क्या करता है, राइबोसोम के घनत्व तथा आकार को मापता है। यूपी इकाई, चलिए बहुत सारी चीजें हैं साइंटिस्ट डिस्कवर करके गए हैं जिनको हम नहीं बदल सकते हैं। चलिए आगे आएंगे तो आप डायग्राम देखेंगे, कुछ ये ब्लर तो नहीं दिख रहा है ना, बहुत क्लियर दिख रहा है। लार्ज सब यूनिट मतलब क्या है, बड़ी उप इकाई, बड़ी उप इकाई, ठीक है, बड़ी उप इकाई। स्मॉल यूनिट मतलब क्या है, छोटी उप इकाई, छोटी उप इकाई। आ जाते हैं वापस, नीचे क्या है, राइबोसोम। आप देख पा रहे होंगे राइबोसोम कुछ इस तरह से दिखता है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। राइबोसोम कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें दो यूनिट्स आपको दिखी होंगी। ये दोनों यूनिट्स आपस में क्या होती हैं, चिपकी रहती हैं। किसके माध्यम से बेटा, थ्रू द मैग्नीशियम आयन, ठीक है। मैग्नीशियम आयन के थ्रू क्या होते हैं, ये जुड़ी रहती हैं। मैग्नीशियम आयन अगर आप देखेंगे तो इस पे हम क्या है, +2 वैकेंसी, +2 बैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री में आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में लिख दे, वो कंप्लीटली लिख देती हूँ, दैट इज मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन प्लस चार्ज कब आता है किसी भी आयन पे, और माइनस चार्ज कब आता है, नोट्स बना के देखिए। एक तो ये है कि आप कंप्लीटली नोट्स बना लीजिए, और दूसरा ये रहता है ना कि आप पहली हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करिए, जिनमें आप बहुत बहुत जो मेन चीज़ें हैं ना, या फिर किसी चीज़ को बहुत कंसाइज करके लिखें, एक लाइन में लिखें। टीचर का काम होता है कि वो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन करे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
चलिए ठीक है, टीचर का काम है कि वो आपको डिटेल, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। टीचर का काम है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। तो डिटेल नोट्स अगर आप प्रिपेयर कर पा रहे हैं तो और भी बेटर है, वरना पैरेलली आपको ना एक जो रहता है ना शॉर्ट नोट्स टाइप का, वो भी प्रिपेयर करना है। उसका होता ये है कि मान लीजिए उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। डिटेल नोट आप बहुत बार रिवाइज नहीं कर सकते हैं, और रिवीजन विल बी मस्ट, है ना, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मेरा तो ये रहता था कि मैं फॉर्मूले लिख के ऐसे चिपका देती थी अपने कमरे की दीवारों पे, तो वो ऐसे उठते बैठते दिखता रहता था जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता था। हाँ, तो आप जो है एक कंसाइज नोट्स भी अपना बना लीजिए। और जो आपको देखिए बेटा, एग्जाम क्रैक करने का कोई तरीका नहीं है सिवाय पढ़ाई के, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ाई में भी आपको सबसे अच्छी चीज़ जो बता देना, जैसे आपका एग्जाम है 3 घंटे या 2 घंटे का होता है, आपको वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रहती है। तो जितना ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल हो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैंने खुद देखा है ये कि मैं थ्योरी कितना भी पढ़ लूँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाती हूँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी हमसे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट निकलवा सकते हैं, मैं तो डायरेक्ट ही निकलवाती थी क्योंकि मेरा समय बचता था, बाकी मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती थी। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो आपको बता रही हूँ। चलिए आ जाते हैं एक बार वापस। तो ये जो राइबोसोम की जो दोनों यूनिट हैं वो किसके माध्यम से बेटा आपस में जुड़ी रहती हैं, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे अगर आप देखेंगे तो कोई बच्चा भी वैक्यूल के बारे में पूछ रहा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, रसधानी बोलते हैं। ठीक है, वैक्यूल रिक्तियां या रसधानी बोलते हैं हिंदी में इसको। अच्छा ठीक है, एक स्लाइड पीछे चलते हैं, डायग्राम वाली स्लाइड चाहिए क्या? चलिए आ जाते हैं वापस से। आप लोग पढ़िए बस ईमानदारी से, जो क्लास में जो समझ में नहीं आ रहा वो आप कमेंट करिए, बाकी आप बैठ के चुपचाप पढ़िए। अपना घर का ना एक कोना डिसाइड कर लीजिए, वहाँ किसी को आने मत दीजिए। अगर घर में पढ़ रहे हैं बैठ के तो अब घर में एक कोना डिसाइड कर लीजिए, उसी में पढ़िए बैठ के। ठीक है, और बाकी ये है कि जब तक आप कुछ कर नहीं लेते हैं ना, तब तक लोगों का रवैया आपके लिए थोड़ा बहुत कैजुअल रहेगा। जिस दिन आप थोड़ा सा भी कुछ कर लेंगे ना, आप थोड़ा सा कुछ करके देखिए, फिर देखिए लोगों का नज़रिया कैसे बदलता है आपके लिए, और वो आपके लिए खुद में ही बहुत इम्प्रेसिव चीज़ होगी, है ना। चलिए पढ़ाई करिए। कुछ अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, देखिए बाकी सब आपको बताएंगे, सबका अपना अपना होता है। कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, कुछ गलत नहीं है। जब जिसको ठीक लगे तब पढ़िए आप लोग, है ना। लेकिन पढ़िए, बस ये है, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। अब कंपटीशन आप देख रहे हैं ना, बंडी एग्जाम में, भाई मैं देख रही होती हूँ एसएससी में कितने बच्चे एग्जाम देते हैं यार। जिस दिन पेपर होता है ना, उस दिन ऐसे भीड़ होती है बहुत गंदी वाली। अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ मैं अभी लाइव आगरा से आपकी क्लास ले रही हूँ। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था कुछ समय पहले, तो मेरी एक कजिन आई थी एग्ज़ाम देने, मैं उसको एग्ज़ाम दिलवाने गई थी। बाप रे, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में इतनी भीड़ थी, कितना भयंकर कंपटीशन आ गया है। टॉपिक वाइज अपलोड करवा दीजिए। हाँ अभी टॉपिक वाइज ठीक है। देखिए बायोलॉजी स्पेशल जो है ना, उसमें हम प्रॉपरली आपको जो है, जैसे हमारा चैप्टर, जैसे डेली क्लास स्टार्ट होगी ना, क्लास स्टार्ट होने से पहले हम वहाँ पे डीपीपी नहीं रखेंगे। डीपीपी में आप लोग आलस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। जो बायोलॉजी स्पेशल वाला होगा उसमें हम डेली स्कोर बूस्टर यहाँ बोर्ड पे रखेंगे 10 क्वेश्चन का। ठीक है, मेरे साथ आप वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आ जाते हैं बेटा एक बार वापस से। ये हो गया है बेटा, बैक स्लाइड किसने बच्चे ने बोला था। आ जाते हैं, अगला हमारा क्या है, वैक्यूल है। आज हम क्या है, ये ऑर्गेनल कवर कर ले रहे हैं, लास्ट हमारा एक और बचा हुआ है। वैक्यूल की अगर हम बात करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, रसधानी बोलते हैं। आप देखेंगे तो ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, एनिमल में कोई भी वैक्यूल नहीं होती है, एनिमल में क्या है, रसधानी अनुपस्थित होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, प्लांट्स में देखने को मिलेगी, अमीबा में देखने को मिलेगी। अमीबा में ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि अमीबा के शरीर में जो अतिरिक्त जल है उसको बनाए रखने का काम करती है ये वैक्यूल, ये रसधानी। ठीक है, कैसे बनाए रखने के काम करती है, क्योंकि कोशिका के अंदर जो वाटर है, सेप है, ठीक है,
और अदर जो मटेरियल है एक्सक्रीटिव मटेरियल वो सारे के सारे कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, रसधानी के अंदर इकट्ठे होते हैं। ऐसे ही अगर आप अमीबा में देखेंगे तो अमीबा में भी पानी को बनाए रखने का काम कौन कर रहा होता है, वैक्यूल कर रही होती है। पहली चीज यहाँ पे यही चीज मेंशन की गई है। दूसरा अगर देखेंगे तो हम क्या देख रहे थे, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग हैं उनमें बहुत सारे कोशिकांग हैं जिनके चारों तरफ क्या है, दो झिल्ली हैं। राइबोसोम, राइबोसोम जो आपका है बेटा यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइबोसोम अनावरणीय होता है, ठीक है, अनावरणीय। अनावरणीय का मतलब क्या है, इसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है और ये केवल एक सिंगल ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया देखा था डबल लेयर्ड थी, प्लास्टिड देखा था डबल लेयर्ड था, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। इसी तरह अगर आप वैक्यूल देखेंगे तो वैक्यूल के चारों तरफ क्या है, एक केवल एक सिंगल कवरिंग होती है। उस कवरिंग को हम क्या बोल रहे होते हैं, टोनोप्लास्ट बोल रहे होते हैं, ठीक है। राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस। आप अपने नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, ये जो रसधानी होती है ये एकल झिल्ली से आवृत होती है, मतलब घिरी रहती है, ठीक है। इस तरह से वैक्यूल होती है प्लांट के अंदर, तो ये केवल और केवल एक ही लेयर के द्वारा कवर्ड होती है। और इस ये जो लेयर है, ये जो परत है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, तान लवक या टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, तान लवक या टोनोप्लास्ट बोलते हैं। पादप कोशिकाओं के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, जो प्लांट सेल होती है उसमें आधे से ज्यादा, अभी जब एनिमल एंड प्लांट सेल में डिफरेंस बताएंगे वहां पे प्लांट सेल का डायग्राम लेके आएंगे प्रॉपर्ली, तो आप देखेंगे कि जो पूरी की पूरी प्लांट सेल है ना, उसमें उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें 90% जो स्पेस है वो कौन कवर कर रहा होता है, वैक्यूल कवर करे होती है। ये एनसीईआरटी से है, ठीक है। अमीबा में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है बेटा, कॉन्ट्रेक्टाइल यानी कि सिकुड़ी हुई रसधानी होती है जो कि अपने अंदर क्या है, पानी को बना के रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पानी को बनाए रखने की जो प्रोसेस होती है उसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। वैक्यूल का कुछ इस तरह से आपको डायग्राम दिखेगा। सेल सेप मतलब क्या है, इसके अंदर रस होता है। टोनोप्लास्ट, इसकी ये जो कवरिंग दिख रही है ना डार्क, ये सिंगल कवरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, तान लवक, तान लवक, ठीक है। वैक्यूल के अंदर भी क्या है, वैक्यूल के अंदर भी सेंटर में आपको ऐसे स्पेस दिख रहा है, इसको हम सेंट्रल वैक्यूल यानी कि केंद्रीय रसधानी, कोशिकीय रस, ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे तो एक लास्ट हमारा माइक्रोबॉडीज है, माइक्रोबॉडीज की बात कर लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं इसी के साथ हमारे सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट हो जाएंगे। बैक पेज मैडम जी, एनिमल में एब्सेंट होता है, वैक्यूल एनिमल में एब्सेंट होता है, वैक्यूल एनिमल में एब्सेंट होता है, प्लास्टिड एनिमल में एब्सेंट होता है, सेंट्रोजोम प्लांट में एब्सेंट होता है। चलिए इसको एक बार कवर करा दे, फिर चलते हैं बैक स्लाइड पे। जैसे आप देख रहे थे कि उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, डबल लेयर्ड है, ठीक है, दो लेयर्स, दो परत से घिरा हुआ है। राइबोसोम देख रहे थे किसी भी परत से नहीं घिरा हुआ है। वैक्यूल देख रहे थे कि सिंगल परत से घिरा हुआ है। ऐसे ही जो माइक्रोबॉडीज होती है ना कोशिका के अंदर, ये बहुत सारी लेयर से कवर्ड होते हैं, बहुत सारी लेयर से कवर होते हैं, ठीक है। कई झिल्ली से बंधी सूक्ष्म कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम, कई सारी झिल्ली से घिरी सूक्ष्म कोशिकाओं, कोशिका के अंदर, अरे भाई क्या हो जा रहा है ये बार बार, चलिए ठीक है। कोशिका के अंदर भी छोटी छोटी क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, और ये बहुत सारी झिल्ली मतलब कई सारी झिल्ली से बंधी हुई होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्मकाय बोलते हैं। तथा इसे बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम के अलावा भी बहुत सारे एंजाइम हैं।
जो कहाँ पे होते हैं, कोशिका के अंदर जो सूक्ष्म बॉडी होती है, जो माइक्रो बॉडी, जो सूक्ष्म काय होती है उसमें होती है। दूसरा दिया गया है ये जो सूक्ष्म बॉडीज है ये हमें क्या है, दोनों जगह देखने को मिलेंगी, जंतु और पादप कोशिकाओं में। सूक्ष्म माइक्रो बॉडी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं होते हैं, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, है ना, एक लाइन है, देखने में क्या जा रहा है, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमें क्या है, वो आपने वो वीडियो देखी है ना, वो कौन सी सिंगर है जिसका वो वाला गाना है, अट्टा माऊ मावा वाला जो भी हो वो बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, आपने देखा है? बैक स्लाइड कौन बोल रहा था बेटा? हाँ ये लीजिए। हाँ ये माइक्रो बॉडीज बेटा ह्यूमन में भी होती है, वैक्यूल नहीं होती है। कानपुर, न्यू लाइट इंस्टीट्यूट। चलिए, हाँ टाइम ओवर हो रहा है। चलिए बेटा देखिए, कल का मुझे कंफर्म नहीं है, कल क्लास होगी तो फिर हम केंद्रक पढ़ेंगे, और कल मेरा हैंड रिटन रहेगा, ठीक है? कल से हैंड रिटन स्टार्ट करते हैं। कल आपका केंद्रक कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ आपको टॉपिक बता दें, आप प्रिपेयर होकर आना। सबसे पहले हम केंद्रक पढ़ेंगे, केंद्रक के बाद हम क्या पढ़ेंगे, केंद्रक के आधार पर हमने कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है? हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और अभी कंफर्म भी नहीं है कि कल क्लास है या नहीं है। अगर मैं कल क्लास नहीं आती हूँ तो सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा। अगर कल क्लास होगी तो हम कल मिलते हैं, और अगर नहीं होगी तो फिर हम दिवाली के बाद मिलते हैं, ओके? बाकी आप लोग साथ ही साथ स्कोर बूस्टर टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 लेक्चर हमारे बचे हुए हैं। उसके बाद हम एक बहुत ही शानदार टेस्ट के साथ आएंगे जिसमें ढेर सारे पी/क्यू होंगे आप लोगों के लिए। आ, चलिए, क्लास के दौरान आजकल मुझे थोड़ी अच्छी वाइब आ रही है, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स रहते हैं वो क्वेश्चन या टॉपिक के रिगार्डिंग रहते हैं। देखा एक्साइटमेंट मैम, क्या प्राइज मिलेगा? प्राइज में हम आपको वो दिलवा देंगे ना जिससे आपको लाइफ टाइम तक प्राउड फील होगा। चलिए बेटा मिलते हैं कल की क्लास में, अगर कल क्लास हुई तो, और अगर नहीं हुई तो हाँ बाइक मिलेगी। चलिए ठीक है, सभी को हैप्पी दिवाली। अगर हम कल नहीं मिलते हैं तो आप लोग अच्छे से एंजॉय करिएगा, ठीक है? बाय, टेक केयर। क्लास ऑफ करने के लिए बुलाना है। हाँ ओवर हो गया है।